Hi guys, welcome to VN coaching classes. So guys, let's start our chapter number 12 and also the last chapter of this book, इमारतें, चित्र तथा किताबें। और इमारतों में सबसे पहली इमारत है लौह स्तंभ। ठीक, लौह स्तंभ कहाँ पर है सबको मालूम ही होगा, ऑब्वियसली दिल्ली। ठीक, बट उसकी ना कुछ स्पेशलिटी है जो यहाँ पर बताई गई है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है और इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ और अभी तक इस पर जंग भी नहीं लगी, वरना लोहे में तो बहुत जल्दी जंग लग जाती है। इसके बनने के समय की जानकारी इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के रहे होंगे। देखा, और अभी क्या बोला था कि इसमें इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि इसमें अभी तक भी जंग नहीं लगा। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ऊपर हमने क्या देखा, लोहा स्तंभ, लोहे का बना हुआ। ठीक है, और अब हम क्या देखेंगे, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ठीक, इसमें पहले जिक्र है स्तूप का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टीला, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी बड़े या छोटे। काफ़ी सारे स्तूप थे और बट उनमें एक ही समानता है कि सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। ठीक, उस डब्बे में क्या होता है, उसमें या तो महात्मा बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जस्ट लाइक दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा कोई भी यूज़ की हुई चीज़ या फिर कोई कीमती पत्थर या फिर सिक्के रखे जाते हैं। ठीक, स्तूप अलग अलग तरह के हो सकते हैं, चाहे तो वो गोल हो सकते हैं, लंबे भी, बड़े भी और छोटे भी। बट स्पेशलिटी उनकी क्या है, सभी स्तूपों में एक डिब्बा रखा रहता है जिसमें बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के अवशेष रखे होते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। ठीक, धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था क्या, प्रारंभिक स्तूप। बट बाद में टीले को ना ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ठीक, पहले तो मिट्टी, बाद में ईंट और बाद में पत्थर। ये स्पेशलिटी स्तूप की। और यहाँ पर दिखाया गया है सांची का महान स्तूप, जिसके बारे में बहुत बार जिक्र भी किया जा चुका है। प्राय स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार मतलब गोल पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है और जिसे वेदिका कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये आर्ट एंड कल्चर में पूछे जाते हैं स्तूप के बारे में, तो इसको ध्यान से देख लेना। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे और रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अमरावती के बारे में बताया गया है कि जहाँ पर भी कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था लगभग 2000 साल पहले, और इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर मतलब पत्थरों पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार ऐसा भी होता था कि कई बार पहाड़ियों को काट कर भी बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी और इन गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों से क्या कर देते थे, उनको सजा दिया जाता था, उनको डेकोरेट कर दिया जाता था। इसी टाइम में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, शिव, विष्णु तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट गर्भगृह। ठीक, जहाँ पे
मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था और इसी स्थान पर पुरोहित मतलब पंडित जी धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिर एक जगह है, भीतरगांव मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। आज के टाइम में भी कुछ ऐसा ही है। और शिखर बनाने के लिए बड़ी प्लानिंग से उसको तब जगह बनाया जाता था और अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी या फिर इसको हम एक सभागार भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, मतलब जैसे कथा वगैरह होती है। और महाबलीपुरम बहुत फेमस है और ऐहोल के जो मंदिर है ना वो कुछ पत्थरों से बने हैं और यहाँ पे कुछ ये स्पेशलिटी इनकी दिखाई गई है जी। तो अब हम यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं ये वाली पिक्चर जो भीतरगांव में जब स्टार्टिंग में मंदिर बनाए जाते थे उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों से या फिर पत्थरों से बनाया गया था। ये है महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर, ये वाला। और इन मंदिरों की क्या स्पेशलिटी है, इनको एकाश्म मंदिर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए, ठीक है। अगर हमें कोई नॉर्मल मंदिर बनाना है तो क्या है, पहले ऐसे ऐसे करके ईंट रखो और बनाते चले जाओ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। बट अगर आपको चट्टानों वाला मंदिर चाहिए तो आपको एक जो चट्टान बनी है उसको ऊपर से तराशना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके अब वो मंदिर की शेप बन पाएगी। और ये है ऐहोल का दुर्गा मंदिर। तो हमने पढ़ा है स्तूप और मंदिरों के बारे में। तो ये स्तूप और मंदिर बनाए किस तरह जाते थे? कई स्टेजेस होते थे उस टाइम, इसके लिए काफ़ी धन भी खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम, अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढो और उनको खोद के निकालो। फिर मंदिर या फिर स्तूप जहाँ पर बनाना है उसको वहाँ पहुँचाओ, उससे बड़ा टास्क, ठीक। फिर यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों और छतों का आकार दिया जाना। फिर ये सब तैयार होने के बाद उनको सही जगह लगाना। इस तरह से इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने के लिए शिल्पकारों को सारा खर्च राजा रानी ही देते थे, भाई उनके पास इतना पैसा होता था। और इसके अतिरिक्त इन स्तूपों और मंदिरों में आने वाले भक्त जो भी उपहार अपने साथ लाते थे उसे इमारत की सजावट में यूज़ कर लिया जाता था, जस्ट लाइक हाथी के दांत, ठीक। उन्होंने क्या किया है कि हाथी के दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार मतलब तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा कहीं ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिसका नाम खंभों, रेलिंग और दीवारों पर खुदे है, ठीक। और ये देखिए पिक्चर, ये है उड़ीसा का जैन मठ जिसको पत्थर काटकर बनाया गया था। और अब हम पढ़ेंगे अजंता के बारे में। बहुत सुना है ना अजंता को। अजंता वह जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई और इसमें से जो मोस्टली है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। इसमें से कुछ को चित्रों से सजाया गया और यहाँ इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है, नाइस। और ये रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। क्या टेक्नोलॉजी थी उस टाइम की। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। ट्रेजेडी। ये देखिए ये पिक्चर और जो नीचे वाली पिक्चर है वो भी अजंता की गुफाओं में है। तो चलिए अब चलते हैं पुस्तकों की दुनिया में।
इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई और इसमें स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ और देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपद्दिकारम की रचना इलांगो ने की थी। इम्पोर्टेंट, इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर, मतलब वो उसकी तरफ ध्यान ना देके, एक जो डांसर थी, नर्तकी माधवी से वो प्रेम करने लगा था। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चली गई। कन्नगी कौन? कोवलन की वाइफ कन्नगी पुहार छोड़ के मदुरै चली गई, जहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया, मतलब जान से मरवा दिया, फांसी। कन्नगी उसकी वाइफ, जो अब भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से, मतलब दुख और गुस्से से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। फिर एक और तमिल महाकाव्य मिलता है मणिमेखलाई, जिसको 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया और इसमें कोवलन और माधवी की बेटी, मतलब जो हमने अभी पहला वाला काव्य पढ़ा ना, उसमें जो मेन एक्टर था और जो डांसर थी, उसकी बेटी की स्टोरी है। ये काफ़ी टाइम पहले खो गई थी, बट इसकी जो पांडुलिपि है वो दोबारा मिली काफ़ी 100 साल पहले। और अन्य लेखक जैसे कालिदास वगैरह वो संस्कृत में लिखते थे। ये यहाँ पे सिलपद्दिकारम का एक अंश लिया गया है, एक छोटा सा वर्णन किया गया है, और नीचे मेघदूत का ये रहा जो कालिदास ने लिखा था। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई, जिसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण, और पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इसमें पूजा विधियाँ भी हैं और इसमें संसार की, सृष्टि की तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। ज़्यादातर पुराण संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, बट वो कौन सी संस्कृत है? वो है सरल संस्कृत, जिससे सब उन्हें सुन सके और समझ सके। बट स्त्रियां तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पॉइंट टू बी नोटेड। और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। और दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं, जो आज भी है। और महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है, और इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी प्राप्त करना था। और ये तो बहुत पुरानी है, बट इसे आज हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। क्योंकि अब आप एक ही बात मतलब समझिए, स्टीरियोटाइपिंग सुनिए। इसमें ये होता है कि जैसे स्टीरियोटाइपिंग नहीं, कुछ और वर्ड बोलते हैं उसको, कि मैंने कोई बात किसी को कही, वो उसने सुन ली, ठीक है, वही बात किसी और को कही तो वो वाले उसमें वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। उस इंसान ने वो बात किसी और को कही तो वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो है तो ये काफ़ी पुरानी, बट जो आज हम रूप पढ़ते हैं ना महाभारत का, वो करीब 1500 साल पहले लिखा गया था। और माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों की ही व्यास नामक ऋषि ने रचना की थी। और महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी है, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। और रामायण में कौशल के राजकुमार, अब आप कहेंगे अरे दीदी ये कौशल क्या है? कौशल हमने तो अयोध्या सुना है ना, अयोध्या राजधानी थी, कौशल प्रदेश था, ठीक। उनके पिता ने उनको वनवास दे दिया और वन में उनकी
वाइफ माता सीता का लंका के राजा ने अपहरण कर लिया, फिर उनको वापस लाने के लिए श्री राम को जैसे लड़ाई लड़नी पड़ी, वो कैसे जीत कर वापसी अयोध्या आए। तो महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दे दिया गया, ठीक। और संस्कृत, पॉइंट टू बी नोटेड, संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, आम लोग ही कहानियाँ कहते थे, अपना कुछ भी, ठीक है, अपना कुछ भी, बट इसमें से कुछ रियल भी होती थी और कुछ मनगढ़ंत। इसमें कविता गीतों की भी रचना होती थी, वो गाने भी गाते थे, नाचते भी थे और नाटकों को भी खेलते थे। और इसमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कहानियाँ कौन सी होती हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में। और जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई है। और जातक कथाओं में जो कहानियाँ होती है उसमें से एक अंश यहाँ पर दिया गया है और इसको भरहुत स्तूप, भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए इस चित्र में से दिखाया गया भी है। ये देखिए वो चित्र। विज्ञान की पुस्तकें, विज्ञान का भी भाई विकास हुआ इस टाइम में। इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी और उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के या फिर अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने एक जो होती है ना एक्टिविटी, ग्रहण के बारे में भी साइंटिफिक रीज़न दिया, ठीक। और उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढी है जो लगभग उतनी सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। अच्छा, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैथ का क्वेश्चन पूछूं। इन्होंने एक चीज़ मतलब एक जिसको हम बोलते हैं संकल्पना की भी खोज की थी, पाई की वैल्यू कितनी होती है, आंसर कमेंट बॉक्स में। और सबसे इम्पॉर्टेंट खोज, शून्य जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने। अंकों का प्रयोग होने तो पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैली। क्यों? क्योंकि वो लोग भारत से सामान खरीद के यूरोप में बेचते थे और आज भी पूरी दुनिया में ये प्रयोग की जाती है। और अन्यत्र में हम पढ़ेंगे कागज का इन्वेंशन। कागज आज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जिस किताब से आप पढ़ोगे, ठीक है, ये तो PDF बन गई, बट जिस किताब में ये छपा हुआ है वो भी तो कागज़ की बनी हुई है, ठीक। तो कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले, यहाँ पे ध्यान रखना नाम, काई लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। ये चाइना वाले ऐसे ही होते हैं, पर खोज करके रख लेते हैं और किसी को बताते नहीं है। उसने पौधों के रेशे, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छाल को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब वह सूखा और कागज़ बन गया। और आज भी यही टेक्निक यूज़ की जाती है। सो गाइस, आप मुझे एक बात और बताइए कि हमने NCERT में एक चीज़ और पढ़ी थी जिसकी टेक्निक चाइना ने खोजी थी और कई सालों तक दुनिया को नहीं बताई, वो क्या चीज़ थी? आंसर कमेंट बॉक्स में। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया को पता लगी। फिर क्या हुआ? इसके तुरंत बाद ही ये जापान में फैल गई और करीब 1800 साल पहले तक यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैल गई। और यहाँ भी कागज़ की जो नॉलेज है वो बगदाद से ही आई। और यहाँ पर एक छोटी सी टाइमलाइन दी गई है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। स्तूप की शुरुआत अमरावती, कालिदास, लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट और दुर्गा मंदिर। और ये है हमारे प्यारे भारत का
राजनीतिक मानचित्र यानी कि मैप, बट ये पुराने वाला है क्योंकि इसमें जब लद्दाख स्प्रेड हुआ था वो नहीं है। सो इसी के साथ प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।